अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा सुनाई देता है, वह है केंद्रीय कृषि कानून का। आज इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने आ गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए तीनों कृषि कानूनों को विपक्षी दल काला कानून बता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर इन कानूनों में काला क्या है। सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। इस बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रमित हो गए और फिर नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कृषि मंत्री से कहा कि आप पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह को लगा कि आप हरियाणा के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। खैर, वापस से हम कृषि मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की बात करते हैं। आज कृषि मंत्री ने चुन चुनकर विपक्षी दलों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। अगर भारत सरकार किसी संशोधन के लिए तैयार है तो मायने ये नहीं कि किसान कानून में कोई गलती है। दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भाजपा खून से खेती नहीं कर सकती। सभापति महोदय, आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में
कोई एक प्रावधान बताए, Please don't. कोई एक Please प्रावधान बताए। don't. Let him खड़गे जी, speak. Let him speak. खड़गे जी, After later. खड़गे जी दुनिया Let him जानती है, speak. You can speak खड़गे जी later. दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने प्रजातंत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में एक विचार हो, एक मत हो, ये ना तो संभव है और ना ही स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सुनिए आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना अनिवार्य है ना स्वीकार्य है, ना संभव है, ना कभी होगा। अगर हो तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहेंगे। जनता का हक है कि वो अन्याय और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। सभापति महोदय, आप सब स्वयं इन विषयों से जुड़े घटनाक्रमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने उस दिन कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत साथियों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि कितने सत्याग्रह हुए किसानों के। मान्य, कुछ लोग कहते हैं वो अलग विषय था। कोई आज हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को नील की खेती करने को कह दिया, पर किसान पे जब अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, देश खड़ा होता है उसके साथ, ये भूलना नहीं चाहिए। जब अपनी सरकार है आजाद हिंदुस्तान में, इनकी बात को सुनो। राज्यसभा तो आपसी सहमति की वजह से चल रही है, लेकिन लोकसभा में तो आपसी सहमति भी काम नहीं आई। रोजाना सिर्फ एक ही नजारा देखने को मिलता है। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, द्रमुक और वाम दलों के सदस्य अध्यक्ष के शासन के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगते हैं और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा के सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े नजर आते हैं और अंततः लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हो जाती है।